नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत की। और राजस्थान की सियासत की चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि जो नया मुख्यमंत्री बनाया गया, जिस नए चेहरे को इंट्रोड्यूस किया भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने, उसके बारे में चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के फ्यूचर प्लान की भी, कि इस चेहरे के पीछे कितनी रणनीतियां, कौन कौन सी वो दांवपेच छिपे हुए हैं, कौन कौन सा वो गणित छिपा हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे, खास तौर पर 2024 के नजरिए से। तो भजन लाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री का प्रस्तावक कौन बना? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। और मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम लगाए, दिया कुमारी यानी कि दूसरी रानी और दूसरा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। खास बात यह है कि ये तीनों ही चेहरे जयपुर से चुन करके आए हैं। दो चेहरे जयपुर ग्रामीण से और एक चेहरा जयपुर की शहरी सीट से। डिस्कशन करेंगे, पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, संघ की क्या रणनीति छिपी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभिषेक पांडे जी हैं। अभिषेक भाई, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस डिस्कशन में। राजस्थान जैसे मध्य प्रदेश चौंकाया, वैसे ही राजस्थान चौंकाया। देखिए, हम लोग 3 तारीख के बाद से ही लगातार चर्चा कर रहे हैं इन 3 राज्यों में जो नतीजे आए हैं भाजपा के पक्ष में। तो छत्तीसगढ़ में तो एक्सपेक्टेड था कुछ ऐसा ही होगा, रमन सिंह को बैठा दिया जाएगा, वो बहुत ज़्यादा फ्रेम में भी नहीं थे। मध्य प्रदेश में थोड़ी शंकाएं थी, लेकिन उसमें माना जा रहा था कि भाजपा कुछ ऐसा काम करेगी कि शिवराज सिंह चौहान भी उसमें अपना इनपुट्स देंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत थी राजस्थान में। वसुंधरा राजे सिंधिया विधायकों के साथ बैठक कर रही थी, दिल्ली दौरे कर रही थी, बड़े नेताओं का फ़ोन उनके पास गया कि आप विधायकों से मत मिलिए, गलत मैसेज जा रहा है। उसके बावजूद वहाँ जो पावर सेंटर बन रहा था, विधायकों का ध्रुवीकरण हो रहा था, उसको तोड़ना बहुत आवश्यक था। वसुंधरा राजे सिंधिया टफ नेता है और एग्रेसिव नेता है, वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, ये सबको पता था। और ऐसे में कमान दी गई राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बना करके। लेकिन जो हमारे पास खबरें हैं कि ये पटकथा लिखी जा चुकी थी 4 दिन पहले ही, जब उनको बुलाया गया था दिल्ली, उसके बाद ये पटकथा लिखी जा चुकी थी कि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री होगा। लेकिन पर्यवेक्षकों को भी नहीं पता था ये बात। उनको एक सीलबंद लिफाफा दिया गया और कहा गया कि इसको बैठक के बाद आप खोलिएगा। और उसके बाद जब बैठक होती है, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी कि एक पर्ची बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं, पर्ची पकड़ाई गई वसुंधरा को। वसुंधरा राजे ने, वो वीडियो सामने है, वसुंधरा राजे ने जैसे ही वो पर्ची खोली वो चौंक गई और मंद मंद मुस्कान के साथ राजनाथ सिंह बगल में मुस्कुरा रहे थे बैठे, कि इतना बड़ा जो सरप्राइज था वसुंधरा राजे के लिए भी। और भजन लाल जैसा चेहरा जो पीछे जाएंगे रणनीति के तौर पर अगर देखेंगे तो पहली बार चुनाव लड़े, और लड़े क्या, लड़वाया गया है। अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो इसका मतलब लड़वाया गया चुनाव और बड़े मार्जिन से जितवाया गया। एक सुरक्षित सीट से लड़े की, बहुत सिक्योर सीट की, यहां से हारना नहीं चाहिए कैंडिडेट, और मार्जिन बहुत अच्छा, 48,000 का मार्जिन जी। तो वही कह रहे हैं कि जो पर्ची जब निकलती है तो वसुंधरा राजे को एक्सपेक्ट था कि शायद मुझे एक बार मौका मिलेगा। हाँ। और आप देखिए कि वो प्रस्तावक बनाई गई भजन लाल के लिए, उन्होंने खुद, ताकि कहीं कोई विरोध की जो गुंजाइश थी वो खत्म कर दी जाए। राजनाथ सिंह ने खुद पूछा कि वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है, क्या किसी विधायक को और कोई नाम सुझाना हो तो बताइए। लेकिन सब सारे विधायकों को पता है कि पर्ची और चिट्ठी दिल्ली से आई है, तो बोलने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने ताली बजा करके उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भजन लाल के रूप में संघ का एक चेहरा, पार्टी को एक मजबूत लॉयल नेता मिला है, कम उम्र है, दूर की सोच रखते हैं, 2024 का चुनाव नजदीक है, ये कई चीजें एक साथ जुड़ रही हैं। और पार्टी को यानी बीजेपी को ऐसे लगा कि एक नए चेहरे को लेकर के अगर हम चलेंगे, उसमें हम अपने उस पे जोर देंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश में आप देखिए, एक लंबा समय शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन एक नए चेहरे को लाया गया। तो उसी तरह यहाँ पे लाया गया ताकि उसका फायदा आने वाले समय में मिले और एक आगे आने वाले वक्त के लिए एक हम ऐसी फ्यूचर लीडरशिप तय कर पाए, बना पाए जो पार्टी के लिए बेनिफिशियरी हो। भजन लाल शर्मा किसी कंट्रोवर्सी में नहीं थे। जब सारे विधायक वसुंधरा के घर मिल रहे थे, वो अपने घर पे बैठे थे, वो
बहुत खामोश थे, कहीं कुछ कहे नहीं, किसी के खिलाफ कुछ बोले नहीं, शांति से अपना काम कर रहे थे। और मुझे ये भी पता है कि उनको दिल्ली का आशीर्वाद पहले से ही था। अब एक बड़ा मेरे जहन में सवाल है और कल से ही है, क्योंकि जब इनको सीएम बनाया गया तो मैंने कुछ चीज़ें सर्च करनी शुरू की राजस्थान के बारे में गूगल पे। एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट सामने आया कि राजस्थान में कांग्रेस ने आखिरी बार लगभग 32-33 साल पहले ब्राह्मण फेस उतारा था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वो चीज नहीं सोच पाई जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को वहां गैप दिखा और वहीं पर उसने अटैक किया सीधा, और वो भी नए चेहरे के तौर पर। चाहती तो सीपी जोशी को भी बना सकती। जी 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 बिल्कुल। मैं वही, आप देखिए कि जो छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद दलित चेहरे को मौका वहां पर दिया जाएगा, लेकिन भाजपा ने यहां भी चौंकाया सबको। सबके जो दावे थे, जो सबके सूत्र थे, सबको दरकिनार किया। उन्होंने कहा कि भाई सब जगह हम डिप्टी सीएम दे रहे हैं, ये एक परसेप्शन सा, इमेज बिल्डिंग हो रही है कि जो डिप्टी सीएम का पद है ब्राह्मण कैंडिडेट के लिए ही है, सीएम ब्राह्मण कैंडिडेट। हेमंता को अगर छोड़ दिया जाए तो भाजपा का कोई ब्राह्मण सीएम नहीं है, छोड़ दिया जाए अगर आसाम को। तो उन्होंने यहाँ भी सरप्राइज पैकेज दिया है, चौंकाया है, और भजन लाल शर्मा को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और पूरे नॉर्थ बेल्ट में जो आबादी है, ब्राह्मण आबादी है, एक बड़ी आबादी है, और उसको उन्होंने सेटिस्फाई करने की कोशिश की। मैं उसी सवाल पे आ रहा था, क्योंकि देखिए भजन लाल शर्मा भरतपुर से ताल्लुक रखते हैं, नदवाई से ताल्लुक रखते हैं। भजन लाल शर्मा मतलब कहा जाता है कि वो एक बार अपना जो उनका जो शुरुआती पॉलिटिकल करियर था, वो सरपंच का भी इलेक्शन हार चुके हैं। पहला चुनाव वो हार गए थे सरपंच का। और तो मतलब बड़ा जमीनी नेता है, प्रदेश महामंत्री, जिला अध्यक्ष रहे भरतपुर के, तमाम सारी उपलब्धियां भी हैं और तमाम सारे अप एंड डाउन्स भी हैं उनके करियर में। लेकिन आप ये देखिए कि ब्राह्मण फेस भरतपुर वो जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश तक लगती है, यानी उत्तर प्रदेश तक ये पूरा मैसेज आया है, डाउन द लाइन ये मैसेज उत्तर प्रदेश तक आया है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए दबे खाने की बात जरूर थी कि यहाँ पर भी पहले डॉक्टर दिनेश शर्मा थे ब्राह्मण चेहरे डिप्टी सीएम, फिर ब्रजेश पाठक हैं, और मौका नहीं मिल रहा है। भाजपा का सिर्फ हेमंता बिश्व शर्मा आसाम में ही एक ब्राह्मण चेहरा है जो मुख्यमंत्री है, बाकी और कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है। तो एक सरप्राइज पैकेज था, लेकिन ये भी बात सही है कि ये सरप्राइज पैकेज मोदी जी और अमित शाह ने बहुत पहले से तैयार करके रखा था, इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। ठीक बात है, और खबर भी नहीं थी। और दूसरा, अगर डिप्टी सीएम की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम की, तो वसुंधरा की काट के तौर पर दिया कुमारी को पेश किया। दिया कुमारी ने अपने आप को साबित किया, पहला चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद 19 का लोकसभा चुनाव लड़ा राजसमंद से। अभी फिर से विद्याधर नगर से विधायक चुनी गई। सवाल यह है कि महारानी वर्सेस रानी जी काट निकली, क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि वसुंधरा को दिक्कत सिर्फ सीएम नहीं बनाने से नहीं थी? क्या ऐसा था कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी या फिर हमारा बेटा दुष्यंत सिंह? देखिए जो बीच में जो चक्कर लगा रही थी वो दिल्ली का, और जो दबाव बना रही थी, और चुनाव में भी उनकी सक्रियता कम थी, क्योंकि मुझे लगता है वो पहले से उनकी तैयारी थी कि अपने बेटे को राजस्थान की पॉलिटिक्स में अच्छे से स्थापित कर दिया जाए। उसके प्रयास वो कर रही थी, लेकिन उनको कहीं इसमें सफलता हासिल नहीं हुई। लोगों को ये लगा कि भाई एक चेहरे के इर्द गिर्द ही पार्टी घूम करके रह जाएगी राजस्थान में, मौके नहीं मिल रहे हैं, या तो वसुंधरा या उनके बेटे हो जाएंगे। तो अभी मुझे लगता है कि उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक उसी तरह जैसे रमन सिंह, शिवराज चौहान, वसुंधरा, ये तीनों पार्टी के लिए ये एसेट हैं, तो इनका इस्तेमाल बाद में होगा। लेकिन वो चाहती थी कि अपना जो रिटायरमेंट प्लान कर रही थी वो जाते आते चाहती थी कि उनके बेटे को एक अच्छी स्थिति राजस्थान भाजपा में मिल जाए और वहां पर वो आगे बढ़े। ठीक बात है। और राजपूतों को भी साधा, चूंकि प्रेमचंद बैरवा का जिक्र होता है, मैं समझ रहा हूं थोड़ा सा हमारा ये डिस्कशन हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रेमचंद बैरवा जिस कम्युनिटी से आते हैं, राजस्थान के भीतर कहा जाता है वो कम्युनिटी कांग्रेस की बहुत लॉयलिस्ट है। हाँ देखिए कांग्रेस की लॉयल, और इसीलिए आप देखिए सरप्राइज पे सरप्राइज जो हमको मिला है सॉरी, भाजपा ने जो सबको सेटिस्फाई करने के लिए ये स्टोरी लाइन जो डेवलप की थी, इसकी तैयारी और इसीलिए इतना समय भी लगा। इसे भजन लाल को अगर छोड़ भी दिया जाए तो बाकी
जो बैलेंसिंग करने की जो कोशिश थी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इसकी एक लंबे सोच के तहत ये पूरी तैयारी की गई है, ताकि अगर ब्राह्मण सीएम दिया है तो हमने राजपूत को दे दिया है, और एक दूसरे समुदाय से दूसरा डिप्टी सीएम दे दिया। मध्य प्रदेश में आप देखिए ओबीसी को दिया है, वहां पर बैलेंस करने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस के उन पॉकेट्स में जहां पर वो मजबूत थी, उन पॉकेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, चाहे जातीय समीकरण हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पर उस क्षेत्र में किसी पार्टी का कोई आधार रहा हो, बैलेंस करने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ चीजें अभी भी समझ से परे हैं, मुझे लगता है ये भी एक सरप्राइज है। और दूसरी बात ये भी है कि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, ये बात भी सही बात है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरप्राइज दे रही है, तो कहना ये भी बड़ा अभी मुश्किल है कि क्या ये सरप्राइज पूरा हो चुका है क्या, चाहे वो राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, क्योंकि जो तीनों कोट अनकोट जो भारतीय जनता पार्टी के लीजेंडरी लीडर्स रहे हैं, रमन सिंह की बात हो, वसुंधरा राजे सिंधिया की बात हो, या फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की बात हो, इसमें भी क्या सरप्राइज होगा, क्योंकि है क्या तमाम यही देखिए यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस चुनाव लड़के बैठ गई और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद सीएम फेस को लेकर के भी उसमें वो एक तरीके से चुनाव से जूझ रही थी, चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसे में ये जो 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक का जो पूरा फेज था, ये 9 दिन का जो फेज था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था दिल्ली आला कमान के लिए भी। और उसमें दिल्ली आला कमान ने ये करके दिखाया कि वाकई में अगर समीकरण साधने हैं और लंबी सियासत करनी है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं पॉलिटिक्स करनी है, आपको अपने चेहरों को जीतने के लिए भी, अपनी रणनीति को बनाने के लिए भी आफ्टर द इलेक्शन भी रणनीति करनी है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी बने रहिए डेली लाइन के साथ। हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।